हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट ए स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। कि यदि हमने किसी स्टॉक में निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेव द कैपिटल। फ्रेंड, जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमने सबसे पहले सोचना है कि यदि मैं उस स्टॉक में 10,000 रुपया लगा रहा हूं तो मेरे 10,000 का 20,000 बने चाहे न बने, पर मेरा 10,000 कम से कम नहीं डूबना चाहिए। मेरा 10,000 का 8,000 हो जाए, 9,000 हो जाए, वो तो चल जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि वो 0 हो जाए या 100 रुपीज आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा स्टॉक ऐसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए कि उसमें जबरदस्त गिरावट ना हो जाए, कि वो एकदम से 0 ना हो जाए या ना मात्र रेट रह जाए मेरे रुपए कम। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके मन में बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेव द कैपिटल, कि जो मैंने निवेश किया कम से कम वो तो मेरे पास बचना ही चाहिए ना। नहीं तो मैं एफडी वगैरह में निवेश कर दूंगा, वहां पे तो मेरे को कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि मैं स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूं तो मेरे पास कम से कम जो मैंने निवेश किया है उसके आसपास की रकम तो होनी ही चाहिए। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी स्टॉक की। यदि आप चाहते हैं कि आपने 10,000 रुपया लगाया है और वो नेक्स्ट मंथ ही 20,000 30,000 हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। आप जिस स्टॉक में आप लगा रहे हैं वो क्या पता रिस्की स्टॉक हो, यदि वो आपके रुपयों को 10 से 20-30 कर सकता है एक महीने में, वो उसको 10,000 रुपए से जीरो के बराबर भी कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको सेफेस्ट जो काफी सेफ हो स्टॉक उसमें निवेश करना चाहिए। वैसे स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कह सकते कि 100% ये स्टॉक सेफ है। 100% कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको 90% बता दे, कोई 95% बता दे, पर 100% तो कोई भी नहीं कह सकता। कोई 80 बता दे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर अबाउट बिजनेस। फ्रेंड, आप किसी भी स्टॉक में यदि निवेश कर रहे हैं तो आपको उसके बिजनेस के बारे में कम से कम क्लियर आइडिया होना चाहिए कि वो स्टॉक क्या बिजनेस कर रहा है। जैसे कि नेस्ले कंपनी है, नेस्ले का क्या बिजनेस है? वे चॉकलेट का बिजनेस है उनका। मैगी काफी फेमस है उनकी। और जो बच्चों के लिए मिल्क आता है जैसे लैक्टोजन, नैन प्रो, वो भी नेस्ले का काफी मशहूर है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, कम से कम इतना आइडिया तो जरूर होना चाहिए। और कंपनी की आगे फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कि ऐसा तो नहीं है कि वो फ्यूचर में जाके खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट। जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप कोल इंडिया की बात कीजिए, अभी कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे नहीं कह रहा कि मैं ज्यादा ग्रोथ है उसमें, पर ठीक ठाक है ग्रोथ उसमें। पर हमें पता है कि आने वाले टाइम में कोल तो खत्म हो जाएगा और ऊपर से पोल्यूशन के कारण भी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो इसकी जगह क्या ले रहे हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे सोलर एनर्जी। तो हमें पता है कि फ्यूचर इसका सेफ नहीं है। एक्चुअली वैसे खत्म तो कभी नहीं होगा मेरे को लग रहा है, पर फिर भी जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें कम निवेश कर रहे हैं कि ये आने वाला टाइम कोल का नहीं है, तो इसका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर नहीं है। पर हमें जो नेस्ले है उसका पता है भी मैगी बहुत कम चांस है कि खत्म हो। लैक्टोजन, नैन प्रो, आजकल तो अभी शहरों में है, धीरे धीरे ये गांवों में भी पहुंच जाएगा कि लोग इसको यूज करने लगेंगे। अभी तो मेनली डॉक्टर बताते हैं तभी लोग खरीदते हैं। धीरे धीरे ये इतना पॉपुलर हो जाएगा कि जिस घर में बच्चे हुए हैं, नए बच्चे हुए हैं, वहां पे ये यूज होने ही लगेगा। अभी बहुत कंडीशन नहीं है, जब वो यूज होने लगा तो इनकी सेल बहुत बढ़ जाएगी और इनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा होगा। इसमें कोई काफी कॉस्टली है। नैन प्रो तो 500 से 600 रुपए का आता है एक बॉक्स, तो काफी कॉस्टली है। तो इनका बिजनेस काफी अच्छा है। हमें पता है कि फ्यूचर ग्रोथ है, कोल में पता है कि फ्यूचर ग्रोथ नहीं है। तो यदि आपने किसी का कंपनी का स्टॉक खरीदा, मान लीजिए वो 1000 का है, आज आपने 1000 का खरीदा, कल वो 800 रुपए का रह गया, तो क्या होगा? आपको डर लगने लगेगा यार 800 का रह गया और कम ना हो जाए। पर यदि आपको उसके बिजनेस के बारे में क्लियर आइडिया है कि यह कंपनी क्या काम करती है, इसका बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप खुश हो जाएंगे कि
वाह 1000 का स्टॉक मेरे को 800 में मिल रहा है, पहले आपने क्या पता 10 क्वांटिटी खरीदी हो, अभी आप 50 खरीद लेंगे 800 पे, भी इतना सस्ता मिल रहा है। 1000 तो उसने जाना ही जाना, 1000 से पता नहीं कहां पे जाएगा। ठीक है, तो आपको यदि बिजनेस का क्लियर आइडिया है तभी आप खरीद पाओगे, तभी आप में कॉन्फिडेंस आ पाएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा। क्या पता आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता, क्या कर रही है कंपनी, क्या नहीं, क्या न्यूज आई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम अभी। नेक्स्ट है डोंट एग्जिट इन पेनिंग। फ्रेंड, जब कभी मार्केट में एकदम से गिरावट हो जाती है, जब किसी उस स्टॉक में पर्टिकुलर में गिरावट हो जाती है, तो आपको उसमें से एग्जिट नहीं करना चाहिए कि एकदम से, जैसे मान लीजिए आपने 1000 का स्टॉक खरीदा, वो उसमें काफी ज्यादा गिरावट हुई और वो 800 रुपए का रह गया, तो आपका स्टॉक ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें से एग्जिट ना करें इस जल्दबाजी में भी वो 800 का रह गया। आपको अपने स्टॉक पे पूरा यकीन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आपको 800 पे एग्जिट नहीं करना। यदि आपके पास और मनी है तो आप उसको और खरीद लीजिए, पर एग्जिट तो बिल्कुल भी नहीं करना पैनिक सेलिंग में टाइम। यदि कोई न्यूज ही ऐसी आ गई कि उसकी वजह से कंपनी बंद हो गई, सारा बिजनेस ही तबाह हो गया, या कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया, या जो वो अपनी रिजल्ट देते थे क्वार्टरली ईयरली वो फेक थे, तब तो बात अलग है। अदरवाइज जो छोटी मोटी न्यूज आती है, या वैसे ही किसी ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, उसके बेस पे आप में उसमें से एग्जिट नहीं करना आपको, बल्कि यदि उसमें गिरावट होती है तो और खरीदना है। तो स्टॉक ऐसा होना चाहिए कि आप यदि उसमें गिरावट हो तो दुखी ना हो, खुश हो जाऊं कि मेरे को 1000 वाला स्टॉक अभी 800 में मिल रहा है। और स्टॉक ऐसा होना चाहिए उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। मैं टेक्निकल बेस पे नहीं बता रहा हूं, मैं फंडामेंटली बता रहा हूं कि स्टॉक ऐसा हो जिसमें स्टॉप लॉस ना हो, यदि गिरे तो और खरीदें। तो ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करना है। ऐसा स्टॉक कब होगा, यदि आपको उसके बारे में, बिजनेस के बारे में क्लियर आइडिया होगा, उसकी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता होगा कि वो आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। और यदि आपने 1000 पे उसकी 10 क्वांटिटी खरीदी हो तो 800 पे आपको 50 खरीद लो, और यदि और कम आ जाए, 600 आ जाए तो 200 खरीद लो यदि आपके पास कैपिटल हो तो। ठीक है, स्टॉक ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे ही उसमें गिरावट हुई आप डर के उसमें से एग्जिट कर लें और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ वो 1200 का हो जाए और आप ही पछताएं। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर ग्रोथ, सेल्स एंड प्रॉफिट की। फ्रेंड, आपने स्टॉक ऐसा लेना है जिसमें फ्यूचर में ग्रोथ दिखे आपको, कि कंपनी आके जाके ग्रो ही करेगी। जैसे HUL है, इनके प्रोडक्ट कभी नहीं खत्म होने वाले, ये हमेशा ग्रो ही करेंगे। जैसे अबॉट इंडिया है, इनकी ऐसी मेडिसिन आती है जो किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए मोस्टली डॉक्टर इसी को प्रेफर करते हैं, तो अबॉट इंडिया का शेयर मेरे को काफी अच्छा लगता है। जैसे पीडीलाइट है, तो इनका तो अभी तक कोई कंपटीटर ही नहीं आया, यदि आए हैं तो इनके सामने खड़े ही नहीं हो पाते। तो ऐसे स्टॉक में आपने निवेश करना है जिसके में आपको पता है कि फ्यूचर ग्रोथ हो ही रही है, और वो मार्केट के भी हेड हो, जिनकी पूरी पकड़ हो मार्केट पे, काफी ज्यादा हिस्सा उन्हीं का हो उस प्रोडक्ट का। और साथ में आपने ये देखना कि पास्ट का कैसा रहा है उनका, पास्ट में उनकी सेल कैसे बढ़ी है, प्रॉफिट कैसे बढ़ा है। यदि पास्ट अच्छा है तो मोस्टली चांसेस है कि फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। यदि कोई आपको उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई या उसका कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं आ गया, तो अदरवाइज तो उसका फ्यूचर अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो आपने ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है कि जिसकी फ्यूचर ग्रोथ काफी हो, सेल की भी और प्रॉफिट की भी। जैसे और प्रोडक्ट्स की बात करें तो रेड पैथ लैब है, लाल पैथ लैब है, तो इनका भी काफी ज्यादा नाम है। मोस्टली इनकी मोनोपोली है काफी ज्यादा शहरों में, क्योंकि ये छोटे छोटे शहरों तक इनकी अप्रोच हो गई है अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पी रेशो। जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है। इसका क्या मीनिंग होगा, मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 1000 है और उसकी अर्निंग है पर EPS 1 साल का वो है 100 रुपीज, तो उसका जो पी रेशियो आएगी वो आएगी 1000 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 10। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि उसकी
अर्निंग पर शेयर ईपीएस कांस्टेंट रहता है तो आपका रुपया वो कमा के 10 सालों में डबल करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको डिविडेंड दे देगा 10 सालों में, आपके जितने रुपए लगाए वो दे देगा, वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिविडेंड तो कंपनी की मर्जी है, पर जो वो कमाई करेगा वो 10 साल में 1,000 रुपया कमा लेगा। इसका यह मीनिंग है सिंपली। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ ज्यादा ही कॉस्टली प्रोडक्ट भी ना खरीद लें, कुछ कॉस्टली शेयर भी ना खरीद लें। पर ऐसा नहीं है कि यदि पी रेशियो ज्यादा है तो हम खरीदेंगे ही नहीं, फिर तो सभी लोग सस्ते वाले खरीदेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोल इंडिया, इसकी पी रेशियो है 6 से लेके 10 के बीच, और एचयूएल इसकी पी रेशियो है 60 से 75 के बीच। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अभी एचयूएल की 60 से 75 के बीच है, मान लीजिए 60 ही है, तो ये क्या करेगा कि हमारा 60 ईयर्स में रुपया डबल करेगा। ठीक है फ्रेंड। और कोल इंडिया की कितनी है, 6 से लेके 10, मान लीजिए 10 है कोल इंडिया की, तो ये क्या करेगा, कोल इंडिया हमारा 10 सालों में रुपया डबल कर देगा। ठीक है। पर इसका मीनिंग तो यह हुआ सिंपली कि हमें कोल इंडिया में निवेश करना चाहिए, यदि हमारा एचयूएल में रुपया लगा है तो उसको निकाल लेना चाहिए। पर फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आपको इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है। मान लीजिए अभी एचयूएल का एक शेयर अर्निंग पर शेयर उसकी है 30 रुपए, और कोल इंडिया की है, कोल इंडिया की भी 30 है, पर हमें दिख रहा है कि 5 साल पहले एचयूएल के एक शेयर का अर्निंग पर शेयर जो था वो था 7 रुपीज और कोल इंडिया का था 30। वो तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा, तो उसमें शेयर का प्राइस कैसे बढ़ेगा। पर जो एचयूएल है वो 7 से 30 हो गया पिछले 5 सालों में। जी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को नहीं पता एक्चुअल, तो वो तो डाटा देखना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, यदि वो 7 था तो वो 30 हो गया। इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस मेरे ख्याल से पिछले 5 सालों में 1000 से 2000 पे चला गया, जबकि कोल इंडिया के शेयर का प्राइस 5 साल पहले मेरे को लग रहा है 300 के अराउंड था, वो हो गया 150 ओनली। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कुछ ग्रोथ ही नहीं है। तो ये तो माना कि हमने पी रेशो कम होना चाहिए, पर इसके साथ साथ फ्यूचर ग्रोथ भी देखनी है, उसकी सीएजीआर ग्रोथ भी देखनी है कि वो कितनी रेट से ग्रो कर रहा है। तभी तो फ्रेंड देखिए, जो जोमैटो जैसी कंपनी है वो लॉस में है, तब भी उसकी पी रेशियो बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो बहुत ग्रो करेंगी। इसी तरह से जुबिलेंट फूड, उसकी भी पी रेशियो 100 के अराउंड है, पर लोग उसमें अभी भी निवेश कर रहे हैं। कई बार तो वो लॉस में चला है तब भी उसमें निवेश कर रहे हैं। क्यों निवेश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वो आगे जाके काफी ज्यादा ग्रो करेगा। अभी तो वो बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं ओनली अपना। पर कुछ ऐसे शेयर भी हैं जिसमें ग्रोथ भी हो रही है, पी रेशो भी कम है, जैसे मुथूट फाइनेंस। अभी तक का जो पास्ट का डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो मुथूट फाइनेंस है उसका प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले 5-6 सालों में उसका प्रॉफिट 3 से 4 टाइम हो गया है अर्निंग पर शेयर, और उसकी पी रेशो कितनी है, 16 से 18। तो इस पॉइंट पे मैं सोचूंगा ये मैं मुथूट फाइनेंस में निवेश करूं, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी कितनी ज्यादा है। चलिए इसको हम स्क्रीनर.इन साइट पे देखते हैं, मैं वहां पे दिखाता हूं आपको। देखिए फ्रेंड, हम स्क्रीनर.इन साइट पे आ गए और मैंने मुथूट फाइनेंस का प्रॉफिट लॉस डाटा निकाला है। तो देखिए 15 में कंपनी की सेल थी 4,336, 16 में होगी 4,936, 17 में होगी 5,935, 18 में होगी 6,714, 19 में होगी 7,594, 20 में होगी 9,684, 21 में होगी 11,531। तो देखिए कितनी ज्यादा सेल कंपनी की इंक्रीज हो रही है, पिछले 6 सालों में डबल से भी ज्यादा हो गई है, अराउंड 2.5 टाइम। और यदि मैं प्रॉफिट देखूं तो देखिए डायरेक्टली 16 अर्निंग पर शेयर देख लेता हूं, 16 रुपए 86 पैसे से 94 रुपए 83 पैसे हो गया है, तो अराउंड 5 टाइम हो गया है इनका अर्निंग पर शेयर। और इसके स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1600 से 1700 के बीच, 1600 के अराउंड चल रहा है, और इसका अर्निंग पर शेयर है 94 रुपए 83 पैसे। तो इसकी जो पी रेशियो निकलेगी वो आएगी अराउंड 17 to 18। तो देखिए 17 to 18 आई तो ठीक ठाक है, पर ग्रोथ देखिए कितनी ज्यादा है, और फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, कुछ खास वैल्यूएशन पे तो है नहीं।
ठीक है फ्रेंड, मेरे को ओनली इसमें थोड़ा सा रिस्क ये लग रहा है मुथूट फाइनेंस में कि पहले गोल्ड लोन में ये काफी ज्यादा इनका बिजनेस था, पर अभी थोड़े से बैंक भी गोल्ड लोन देने लगे हैं। मे भी वो आपको 1-2 साल में क्लियर हो जाएगा। यदि इनके रिजल्ट ऐसे ही आते रहे तो बैंकों का इसके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। पर मेरे को एट ए टाइम जो है काफी ज्यादा चीप लगता है, जिस हिसाब से इनकी वैल्यू, इनकी CAGR ग्रोथ है, कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, और वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है, 17-18 की PE है। और यदि आप कुछ दूसरे शेयरों की देखेंगे, यदि मैं इनके पीयर कंपेरिजन निकाल दूं तो देखिए जैसे कि बजाज फाइनेंस है, इसकी पी रेशो कितनी है 83.65, बजाज फिन की 51.39, SBI कार्ड की 100.52, मुथूट फाइनेंस की देखिए 16.53 ओनली, बजाज होल्डिंग की चलिए कम है 16, फाइनेंस की इसकी भी ठीक ठाक है। पर जो CAGR ग्रोथ है फ्रेंड, वो देखिए कितनी ज्यादा है मुथूट फाइनेंस की, तो और सस्ता भी है शेयर। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि पी रेशो कम से कम हो, पर इसके साथ यह भी ध्यान में रखना है कि वो ग्रो भी कर रही हो। जैसे मैंने आपको कोल इंडिया की एग्जांपल दी, उसका मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यदि मैं कोल इंडिया की सेल देखूं 2010 से 49,153 थी, 11 में होगी 58,167, 12 में होगी 72,424, 13 में कम होगी 68,303, 14 में 70,608 होगी, 15 में होगी 74,120, 16 में फिर काफी बढ़ गई 1,05,083, 17 में कम होगी 78,000, 18 में 85,000, 19 में 99,000, 20 में 96,000 और 21 में 90,000। तो देखिए सेल तो कुछ खास बढ़ ही नहीं रही ना। देखिए जहां तक 16 में 1 लाख के ऊपर हो गई, इसके बाद तो ये 1 लाख से कम ही रही है, और 21 में 90,000 रह गई सेल। और यदि मैं प्रॉफिट भी देखूं तो देखिए 2010 में 15 रुपए 23 पैसे कमा रहा था एक शेयर, 11 में 17 रुपए, 12 में 23, 13 में 27, 14 में 23, 15 में 21, 16 में 22, 17 में 14, 18 में 11, 19 में 28, 20 में 27 और 21 में 20। तो देखिए कुछ प्रॉफिट तो बढ़ ही नहीं रहा, ना कुछ खास सेल बढ़ रही है, ना कुछ प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसकी पी रेशियो जरूर कम है, ओनली 6-8 है, 10 है, पर इसका प्रॉफिट तो कुछ खास बढ़ ही नहीं रहा। सेल भी 2016 के बाद तो कुछ बढ़ी ही नहीं, कमी ही हुई है। और अर्निंग पर से देखिए 15 रुपए से 20 रुपए पे आ गया। कितने टाइम बढ़ा है? 1.2 टाइम हुआ है। तो इसकी वजह से इसके शेयर का प्राइस 400 से 150 पे आ गया है। तो यदि आपको चाहिए कि आपके शेयर का प्राइस 100 से 1000 हो जाए, तो आपको स्टॉक भी ऐसा सिलेक्ट करना कि फेयर वैल्यूएशन पे मिले, पर उसमें ग्रोथ भी हो साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म का चार्ट रिटर्न्स। फ्रेंड आप किसी कंपनी में यदि निवेश कर रहे हैं तो उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट रिटर्न्स भी देख लीजिए कि उसने कैसे रिटर्न्स दिए। यदि उसने पिछले 15 सालों में आपके रुपयों को 10 टाइम कर दिया, 20 टाइम कर दिया, तो उसके रिटर्न अच्छे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि आपने पहले उसने आपके रुपयों को डबल कर दिया, या निवेशकों के रुपयों को डबल कर दिया है, ट्रिपल कर दिया है, 10 टाइम कर दिया, बहुत अच्छे रिटर्न है, तो वो आगे आने वाले टाइम में भी काफी चांसेस हैं कि वो हमारे रुपयों को डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, काफी टाइम्स रिटर्न्स मिलेंगे। तो आपने कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट भी देखना है कि उसने कैसे रिटर्न दिए। यदि उसने अच्छे रिटर्न दिए हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है भी और आने वाले टाइम में भी अच्छे रिटर्न ही देगा। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। फ्रेंड आपने ध्यान रखना है कि आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर कर्जा कितना है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रेंड काफी कंपनियां देखी गई हैं पास्ट में भी जिनके ऊपर कर्जा था, कंपनियां तो अच्छी थी, पर डेब्ट की वजह से जब रिसेशन आया तो वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाई, और उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो कर्जे में ही डूब गई। तो आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना है जहां तो वो डेब्ट फ्री हो, तो जहां कम से कम उसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशो कम से कम 0.5 से तो कम ही होनी चाहिए। यदि 0.5 से ज्यादा है तो मेरे को लगता है कि आपको उस कंपनी से स्किप कर लेना चाहिए। यदि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है और आपको पता है कि ये तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि कंपनी को लेना पड़ा, अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप निवेश कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप ही कर दीजिए मेरे अकॉर्डिंग। तो यदि आपको सेफ होके खेलना है स्टॉक मार्केट में, यदि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है तो बहुत ही अच्छा है, जैसे HUL है,
जीरो डेप्ट है। ब्रिटानिया है, नाम मात्र डेप्ट है। नेस्ले है, नाम मात्र डेप्ट है। बजाज फिन है, नाम मात्र डेप्ट है। बहुत सी डेप्ट फ्री कंपनियां हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। पर जो फाइनेंस कंपनियां रहती हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, बैंक हो गए सारे के सारे, इनके ऊपर तो कर्जा रहता ही रहता है। तो आप ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कर्जा है तो आप इसमें निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो फाइनेंस कंपनी तो आगे लोन देती है। आगे लोन कैसे देंगी? पीछे से मार्केट से रुपया उठा के आगे देंगी। बस इनका तो कमीशन रहता है कि मैंने यदि 4% पे लिया है तो मैं आगे 8% पे दे दूंगा, 7% पे दे दूंगा। तो इनके ऊपर तो डेप्ट रहेगा। पर जो दूसरी कंपनियां हैं जिनका फाइनेंस बिजनेस नहीं है, तो उनके ऊपर देखना है कि डेप्ट कम से कम हो, डेप्ट टू इक्विटी रेशो कम से कम 0.5 से तो कम होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। फ्रेंड, जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपने देखना है कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। यदि प्रमोटर के पास होल्डिंग 50% से ज्यादा है तो वो स्टॉक अच्छे माने जाते हैं। एफआई की होल्डिंग देखनी है कि एफआई ने भी कुछ होल्ड कर रखा है या नहीं, डीआई की, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अच्छे स्टॉक में ही निवेश करते हैं, ज्यादा बुरे स्टॉक में वो निवेश नहीं करते। तो यदि इनकी होल्डिंग है तो मतलब काफी ज्यादा अच्छा स्टॉक होगा, तभी ये होल्ड करते हैं। और प्रमोटर की तो होनी ही चाहिए। और साथ में आपने यह भी ध्यान में रखना है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कितने % प्लेज है। वो प्लेज होनी ही नहीं चाहिए। यदि चलिए 1-2% प्लेज है, जब 10% तक प्लेज है तब भी चलेगा। बस यदि 10% से ज्यादा प्लेज है प्रमोटर की होल्डिंग तो अभी वहां पे रिस्क की बात रहती है। मान लीजिए प्रमोटर की होल्डिंग 10% तक प्लेज है और कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा संकट आया और वो जो प्लेज के बदले उन्होंने लोन लिया वो नहीं चुकवा पा रहे, तो जिनके पास ये शेयर प्लेज है वो ओपन मार्केट में उसको बेच सकते हैं और शेयर एकदम से क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रमोटर के जो शेयर हैं वो ज्यादा प्लेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि यदि प्रमोटर के पास होल्डिंग 50% से कम है तो वो शेयर खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर बस यदि होल्डिंग 50% से ज्यादा है तो वो अच्छा माना जाता है। पर कई ऐसे स्टॉक में जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग आपको जीरो दिखाएगा, जैसे L&T, ICICI बैंक, ऐसे कई हैं स्टॉक जिनमें होल्डिंग जीरो दिखाएगा प्रमोटर की, पर वो स्टॉक बेकार नहीं है। जैसे L&T तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ICICI बहुत अच्छा स्टॉक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो जाएंगे। बस एक अच्छा इंडिकेटर रहता है कि यदि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एग्जिट ऑन राइट टाइम। फ्रेंड, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक के अच्छे खासे फंडामेंटल देख लिए, सब कुछ देख लिया, ठीक है, आपने उसमें निवेश भी कर दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली ही खराब आ रहे हैं, तो आपको उसमें से एग्जिट भी कर लेना चाहिए। यदि मान लीजिए एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए तो एक क्वार्टर से तो चलिए कुछ नहीं होता, 2 क्वार्टर के खराब हो गए, पर यदि तीसरे क्वार्टर के भी उसके रिजल्ट खराब आ गए तो आपको उसमें एग्जिट कर ही लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि यदि लगातार क्वार्टर्स के रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी में अभी कोई प्रॉब्लम होने लगी है जिसकी वजह से उनके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, तो यहां पे एग्जिट करना सबसे अच्छा रहता है। और यदि कोई बेकार न्यूज आ गई कंपनी के बारे में, उसने कोई फ्रॉड कर दिया, जब जो क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर रही थी वो रॉन्ग थे, तो भी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। पर यदि कोई नॉर्मल न्यूज आती है कि कंपनी के बारे में ऐसा हो जाएगा, कुछ पर्टिकुलरली कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, वो ऐसी मार्केट में हवा उड़ी, उसके बेस पे आपको एग्जिट नहीं करना है। ऐसे तो बहुत सी न्यूज आती हैं, जिन्होंने शेयर कम प्राइस पे खरीदना होता है वही ऐसी न्यूज दे देते हैं, या किसी बड़े इन्वेस्टर की आगे भी शेयर का प्राइस कम होगा तो उसके बेस पे आपको यदि शेयर पे भरोसा है तो उसमें से एग्जिट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड एक है पॉइंट कि जब भी आप किसी शेयर में निवेश करते हैं तो लमसम मत निवेश कीजिए। यदि आपने उस शेयर में 50,000 रुपया लगाना है तो सबसे पहले 10,000 रुपया ही लगाइए। मेरे अकॉर्डिंग तो जो मैं करता हूं 10,000 लगाया, यदि उस स्टॉक का प्राइस कम आ गया, मान लीजिए 5 से 10% गिर गया, तो आप उसमें 20,000 और लगा दीजिए। यदि उस स्टॉक का प्राइस आगे 10 से 20% और गिर गया तो उसमें से 20,000 और लगा दीजिए। तो यदि आप ऐसे लगाएंगे तो आपको काफी चांसेस है कि अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। पर यदि आपने एकदम से 50,000 लगा दिया और वो नीचे
आ गया तो आपको काफी लॉस होने लगेगा। पर इसमें एक बात यह भी है कि 10,000 लगाया और वो नीचे आया ही नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको कोई और स्टॉक में निवेश कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक तो बहुत ज्यादा है ना। जो 10,000 आपने लगाया वो नीचे नहीं है, ऊपर तो जा रहा है ना, आपके रुपयों की वैल्यू तो बढ़ रही है। तो आप ऐसे निवेश कीजिए, लमसम मत लगाइए। ठीक है, ओके, थैंक्स।